स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी का कारवां में। बेटा या बेटी, क्या बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं? आइए जानते हैं आज की हमारी कहानी से। आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां, बोझ या आशीर्वाद। स्नातक करने के बाद पिता के कहने पर नीमा ने बीएड भी कर लिया था। एक दिन पिता ने नीमा को अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी है ना, एक एक करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। नाराज़ हो गई थी वह पापा से शादी की बात सुनकर। पापा प्लीज़ मुझे शादी करके निपटाने की बात ना करें। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे एमए करके पीएचडी भी करनी है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी पढ़ने की इतनी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जितनी मर्जी हो पढ़ो। पापा की बात सुनकर वह उस दिन कितना खुश हुई थी, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के कारण उत्तरदायित्व के एहसास ने महत्वाकांक्षाओं पर विजय पा ली थी। नीमा ने 21 साल की छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 7 साल बाद जब भाई और बहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने कहा, जीजी आपने हमारे लिए बहुत किया है, अब हमें घर संभालने दीजिए। जिम्मेदारियों के कंधे बदलते ही नीमा ने सोच लिया कि वह अब ब्याह करके अपना घर बसा लेगी। 3 साल बाद 30 वर्षीय नीमा की शादी 35 वर्षीय सुशांत के साथ हो गई। शादी के 2 वर्ष बाद जब नीमा ने पुत्री को जन्म दिया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। नीमा की सास ने बच्ची का स्वागत करते हुए कहा, इस बार लक्ष्मी आई है, ठीक है, पोते का मुंह कब दिखा रही हो। अभी उसकी बेटी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि घर के बुजुर्गों ने नीमा पर बेटे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जल्द ही नीमा ने फिर से खुशखबरी दी और समय पूरा होने पर उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। दूसरी बेटी मीता के जन्म के बाद सबके लटके हुए चेहरों को देखकर नीमा ने सुशांत से कहा, सुशांत हमारी इस बेटी का भी ज़ोर शोर से स्वागत होना चाहिए। बेटियां बेटों से किसी तरह कम नहीं। ठीक है नीमा, तुम इतनी भावुक मत बनो, ये मेरी भी तो बेटी है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, सुशांत ने कहा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर घर में बेटे की रट शुरू हो गई। नीमा के संस्कार उसे इजाज़त नहीं देते थे कि वह घर के बड़ों से बहस करे। उसने सुशांत से बात की, सुशांत हम इन 2 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह से करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो फिर ये ज़िद क्यों? सुशांत पर अपने माता पिता का प्रभाव इतना था कि वह भी उनकी ही भाषा बोलते थे। वह मीना को समझाने लगे, नीमा हम एक बेटे की बहुत चाह है। कल को ये बेटियां ब्याह कर अपने अपने घरों में चली जाएंगी तो हमारी देखभाल के लिए बेटा ही साथ रहेगा ना। सुशांत का उत्तर सुनकर भड़क गई नीमा। सुशांत, क्या मैंने अपने परिवार को नहीं संभाला? फिर हमारे बच्चे हमारा सहारा क्यों नहीं बनेंगी? वास्तव में अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा हम रखें ही क्यों? नीमा की एक ना चली। वह तीसरी बार भी गर्भवती हुई और उसने फिर एक बेटी को जन्म दिया। 3 बच्चों की परवरिश, फिर स्कूल का काम, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना नीमा को काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसका असर नीमा के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। 3 बेटियों के बाद नीमा पर जब फिर से दबाव डालने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह चुप ना रह सकी। बर्दाश्त की हद जब पार हो गई तो जैसे बम फूट पड़ा। नीमा चीख उठी, मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ? मेरी उम्र 40 पार कर चुकी है। ऐसे में एक और बच्चा पैदा करने का मेरा स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? सोचा है क्या कभी आपने? बस बहुत हो गया, मुझ पर दबाव डालना बंद कीजिए। नीमा की सास अवाक खड़ी बहू का मुंह देखती रह गई। नीमा भी वहाँ खड़ी नहीं रह सकी। अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत ने नीमा को गले से लगाकर शांत कराया। शांत होने पर नीमा मन ही मन सोचने लगी कि उसने इस अनावश्यक दबाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर कोई गलती नहीं की है। थोड़े दिन तक तो सब शांत रहा। एक दिन सुशांत ने नीमा से कहा, नीमा क्यों ना हम एक अंतिम कोशिश कर लेते हैं। अब की बार चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तुमसे वादा करता हूँ फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ मान जाओ। कोमल स्वभाव की नीमा पति की बातों में आ गई। इस बार जब वह गर्भवती हुई तो 3 बच्चों की परवरिश, ऊपर से बढ़ती उम्र उसके स्वास्थ्य पर हावी होने लगी। नीमा को हार कर लंबी छुट्टी लेनी पड़ी, जो बिना वेतन की थी। समय पूरा होने पर नीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी मनोकामना पूरी होते देख सबके चेहरों पर खुशी देखते बनती थी। उनकी ये खुशी क्षण भर की साबित हुई।
बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। उसे ऑक्सीजन दी जाने लगी। डॉक्टरों ने बताया बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मस्तिष्क को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए उसके दोनों हाथ और पैर विकृत हो गए। ऐसा शायद गर्भावस्था के दौरान नीमा की बढ़ती उम्र और कमज़ोरी के कारण हुआ था। इसके बाद पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद नीमा का बेटा नयन स्वस्थ नहीं हो पाया। वह ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। नीमा और सुशांत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले तो सुशांत बेटा चाहते थे जो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा। करीब 1 साल तक छुट्टी लेने के बाद नीमा फिर से स्कूल जाने लगी। पहले वाली नीमा और इस नीमा में ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले कितनी सुघड़ रहा करती थी नीमा, अब तो कपड़े भी अस्त व्यस्त रहा करते थे। दिन रात की चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। बच्चियां माँ को सांत्वना देती, माँ आप पहले की तरह हंसती बोलती क्यों नहीं हैं? भाई की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बच्चियों की बात सुनकर नीमा उन्हें गले लगा लेती, अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती, पर फिर वही ढाक के 3 पात। वास्तव में बच्चियों की बातों से नीमा आत्मग्लानि से भर जाती थी। वह अपने आप को कोसती, नयन को इस दुनिया में लाकर मैंने इन बच्चों के साथ अन्याय किया है। एक और बच्चे को इस दुनिया में ना लाने के अपने निर्णय पर मैं अटल क्यों नहीं रह सकी? अपनी इस कायरता के लिए दूसरों को दोष देने का अब क्या फ़ायदा? अन्याय के खिलाफ कदम ना उठाना भी किसी गुनाह से कम तो नहीं। एक तो बढ़ती उम्र में कमज़ोर शरीर, ऊपर से यह मानसिक पीड़ा, मानसिक चिंताएं शरीर को दीमक की तरह खोखला कर जाती हैं। दुखों का सामना ना कर पाने की स्थिति में दुर्बल शरीर कमज़ोर इमारत की तरह भर कर गिर जाता है। यही हाल हुआ नीमा का। एक रात जब वह सोई तो फिर उठ ही ना सकी। वह चिर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। नीमा की सांस की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था कि वह सब कुछ संभाल सके। कुछ ही दिनों में वह भी इस दुनिया से कूच कर गई। पत्नी और माँ की विरह वेदना से ग्रसित सुशांत एक जिंदा लाश बनकर रह गए। उनकी 2 बड़ी बेटियाँ जैसे रातों रात बड़ी हो गई। लड़कियाँ बारी बारी से अपने भाई का ध्यान रखती। दोनों बड़ी बहनें भाई की दैनिक ज़रूरतें, खाने पीने का ध्यान रखती। नीता ने अपनी सबसे छोटी बहन प्रिया को हिदायत दे रखी थी कि वह नयन के पास बैठकर पढ़ाई करे, कहानी की पुस्तकें ज़ोर से पढ़े ताकि नयन भी उनका मज़ा ले सके। लड़कियां बारी बारी अपने भाई को पढ़ाती भी थी, पर वह अपने विकृत हाथों की वजह से कुछ लिख नहीं पाता था। उसके हाथों के मुकाबले उसके पाँव कम विकृत थे। लड़कियों ने महसूस किया कि नयन के पैरों की उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा देने पर वह लिखने लगा था। उसकी लिखावट अस्पष्ट होने पर भी जोर देने पर पढ़ी जा सकती थी। कभी कभी नयन कागज़ पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता था तो कुछ चित्र उभर कर आ जाते थे। बहनों ने जब देखा कि नयन चित्रकारी में रुचि ले रहा है तो उन्होंने उसके लिए एक गुरु की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। घर बैठे ही इंटरनेट में उन्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो अपने हाथों से असक्षम बच्चों को पैरों की मदद से चित्रकारी करना सिखाता था। नयन बहुत मन लगाकर सीखता था। देखते ही देखते वह इस कला में माहिर हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब बहनों ने नयन के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी काफ़ी कामयाब रही। नयन के चित्रों को बहुत सराहना मिली। चित्रों की अच्छी बिक्री हुई और बहुत से ऑर्डर भी मिले। फिर नयन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बहनों ने नयन का नाम विकलांगों की श्रेणी में एक अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा दिया। एक विदेशी संस्था जो विकलांगों की मदद करती थी, उसने इसे देखा और इस तरह नयन के पास विदेशों से ग्रीटिंग कार्ड्स डिज़ाइन करने के ऑर्डर आने लगे। सुशांत अब काफ़ी संभल चुके थे। वक्त घावों को भर ही देता है। एक एक करके उन्होंने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादियां कर दी। छोटी अभी पढ़ रही थी, नयन अब बड़ा हो गया था। मीता इस बार जब मायके आई तो अपने साथ असीम को लेकर आई, जो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। असीम पढ़ा लिखा था पर बेरोज़गार था। वह मीता के पति के पास नौकरी की तलाश में आया था। नयन ने असीम को मोटी रकम पगार के तौर पर देनी शुरू की।
असीम जैसा साथी पाकर नयन बेहद खुश था। आज टीवी वाले घर पर आए हुए हैं। वह नयन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कैमरा नयन की तरफ घुमाकर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने नयन को परिचय देने के बाद कहा, नयन, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तुमसे। हाथ पैर सही सलामत रहने पर भी लोग अपनी असमर्थता का रोना रोने रहते हैं। अपने पैरों की उंगलियों की सहायता से नयन जिस तरह जानदार चित्र बनाता है, वैसा शायद हम हाथ से भी नहीं बना सकते। नयन ने ये साबित कर दिया है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नयन, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं। नयन ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहनों की बदौलत हूँ। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। मेरी बहनों ने ना सिर्फ मुझे माँ का प्यार दिया, बल्कि मेरी प्रतिभा को पहचान कर मेरे लिए गुरुजी की व्यवस्था भी की। आज मैं अपने पिता, गुरुजी और सबसे बढ़कर अपनी बहनों का आभारी हूँ। नयन की बातें कुछ अस्पष्ट सी थी, इसीलिए असीम, उसका साथी, नयन द्वारा कही गई बातों को दोहराने के लिए आगे आया। सुशांत वहाँ और ठहर नहीं सके। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। नीमा की फ़ोटो हाथ में लेकर विलाप करने लगे। नीमा, देख रही हो अपने बच्चों को, उनकी कामयाबी को। काश आज तुम हमारे बीच होती। तुमने तो शुरू से ही अपनी बच्चियों पर विश्वास किया था। मैं ही तुम्हारे विश्वास पर विश्वास नहीं कर सका और तुम्हें खो बैठा। लेकिन आज मैं फ़क्र के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी होती हैं बेटियाँ। सच कहा था तुमने, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता।